गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो व्याकरण क्या है कि अपने अंदर अलग अलग उपविषयों को यानी कि सब टॉपिक्स को समाये रखती है। जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, ये सब व्याकरण में शामिल होते हैं। तो व्याकरण जो कुछ अपने अंदर इतना कुछ समाये रखती है, आखिर वो खुद क्या होती है, इसकी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। इसलिए आगे बढ़े उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, ज्ञान तो हम उनसे भी प्राप्त करते हैं, लेकिन शुद्ध ज्ञान किसी भी भाषा का, उसे हम कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, ये हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको आज के उपविषय की ओर, जो कि है संज्ञा। अभी आपके सामने संज्ञा प्रस्तुत यहाँ पर हो रही है। शब्द आप देख पा रहे हैं, संज्ञा शब्द लिखा हुआ है, जो कि दिखने में बहुत संक्षिप्त है, छोटा है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो उतनी ही गहन है और समझने योग्य है। आप ये मान सकते हैं कि अन्य उपविषयों की शुरुआत तब होती है जब आप पहले संज्ञा यानी कि नाउन को जान लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो परिभाषा आपके सामने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आप इन शब्दों को आगे पीछे यानी कि ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें निश्चित नहीं है कि व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान ये इसी तरह से क्रम देना होगा, नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं परिभाषा को कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण यहाँ पर आप देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम विराट कोहली, जाने माने क्रिकेटर और भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान नरेंद्र मोदी जी, भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक। तो ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम है। तो इनके जो नाम है वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। वस्तुओं के नाम आप देख पाएंगे, अलग अलग वस्तुएं जैसे मेज, कुर्सी, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, इनसे आपको जानकारी प्राप्त करने में, समझने में और सरलता रहेगी। तो वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कुर्सी, ये भी क्या है? संज्ञा है। अब अगर आगे बात करें स्थान, यहाँ पर देख रहे हैं हम उदाहरण में दिल्ली। दिल्ली में देखिए लाल किला स्थित है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या है? स्थान है। ताजमहल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आगरा में स्थित है। तो स्थान के जो नाम होते हैं वो भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण जान लेने के बाद बात आती है जानने योग्य कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो माय डियर किड्स,
संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। दूसरा जो भेद है या प्रकार है वो जातिवाचक संज्ञा है। और तीसरा भेद या प्रकार भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का हमें पता लगता है। जैसे भारत, आप देख पा रहे हैं भारत का ये यहाँ पर हमने मानचित्र दिखाया है। तो ये मानचित्र के माध्यम से आप यहाँ पर भारत देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं जो कि वस्तुएं कहलाएंगी। किसी विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में हमने आपको बताया, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का यहाँ पर चित्र आप देख पा रहे हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। आप कह सकते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में आपको बताते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोशिश हमने की थी कि जो आपके बिल्कुल निकटतम, आप वर्तमान समय में जिन चीजों के बिल्कुल पास रहते हैं या जिन्हें अपने पास समझते हैं, हम उन्हें उदाहरण के रूप में दें। जैसे कि मोबाइल हमने यहाँ डाला है, टीवी है ना। तो और उनका चित्र पर हमने नहीं दिखाया है आपको। क्यों? क्योंकि हमें मोबाइल्स और टीवी इनसे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो चित्र हमने आपको दिखाए हैं। मनुष्य है यहाँ पर। अब नाम अलग अलग होते हैं, राम, सोहन, मोहन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लेकिन अगर ये कहें कि मानव, मनुष्य, तो वो पूरी मानव जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का वो उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर आप गाय देख रहे हैं उदाहरण के रूप में, तो ये पशु जाति का बोध करा रही है। नदियां हैं, महानदी, गंगा, कावेरी, यमुना, अगर अलग अलग इनके नाम लें निश्चित रूप से तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। और नदी अगर हम कहें तो वो जाति का, नदी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाते। पर्वत हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आपको समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि कैसे आपको अंतर करना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आप क्या बताएंगे और जातिवाचक संज्ञा के अलग अलग उदाहरण आप कैसे दे पाएंगे, कैसे उन दोनों में आप डिफरेंस कर पाएंगे। पर्वत, कंचनजंगा, धौलागिरी, हिमालय, बहुत से पर्वत होते हैं। अलग अलग जब हम नाम उनके लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। और अगर समग्र रूप से हम पर्वत, पहाड़ अगर कहें तो वो पर्वत जाति का बोध करा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आसमान में बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि चिड़िया, तोता, कोयल, तो वो निश्चित रूप से उनके बारे में बताया मैंने आपको, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पक्षी शब्द अगर एक सबके लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो जाति का बोध करा रहा है, आपको पक्षी जाति का बोध करा रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे भेद की तरफ जो कि है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, आप नाम को अलग अलग करके देखिए, शब्दों को आधा आधा हिस्से में बांटकर भाव अलग कर लीजिए, वाचक अलग कर लीजिए। तो भाववाचक संज्ञा क्या करती है कि हमें भावों का बोध कराती है। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, गुण, दोष, दशा, स्थिति आदि के बारे में पता चले तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चा, बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। चित्र में आप ही की तरह यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं,
अगर इनसे भाववाचक संज्ञा बनाए तो बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। आपके घर में आपके जैसे ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो काफी उम्र के हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनमें एक तरह का उम्र का बदलाव आता है। तो बूढ़ा शब्द यानी कि वृद्ध अवस्था जो है, अगर आप उसको बदलेंगे तो उस शब्द का जो भाववाचक रूप बनेगा वो हो जाएगा बुढ़ापा। आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक मोटा व्यक्ति आपके सामने दिखाया है, तो मोटा से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी मोटापा। ऐसे ही कुछ भी आप अगर मीठा खाते हैं, मीठा, तो उससे भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? मिठास। कड़वा, कड़वाहट। तो ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। एक बार उपविषय अब पूरा हो चुका है हमारा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको एक क्विक रिवीजन आपको करवा दूं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा की परिभाषा का आपको पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन जी, ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। चित्र में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान कप्तान विराट कोहली जी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। वस्तुओं के नाम अगर लें तो मेज, कुर्सी, क्या करा रहे हैं? आपको संज्ञा का बोध करा रहे हैं। स्थान के नाम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, आगरा, ये जगह के नाम हैं, स्थान के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता लगता है। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं कि श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिताकर अयोध्या वापस लौटे, तो यहाँ पर श्री राम जी के बारे में बताया गया है, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कुछ और आपके सामने चित्र दिखाने का हमने प्रयास किया है। यहाँ पर भारत का आप मानचित्र देख रहे हैं, पुस्तकें, महात्मा गांधी जी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा जो कि दूसरा भेद है, इसमें हमें जाति विशेष का पता लगता है। जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, तो नदी क्या है? शब्द नदी जाति का बोध करा रहा है। पर्वत शब्द अलग अलग पर्वतों यानी कि पूरी पर्वत जाति का बोध करा रहा है। पशु जाति का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उदाहरण हमने दिया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा में हमें भाव का पता लगता है, गुण, दोष, अवस्था की जानकारी हमें होती है। जैसे बच्चा भाववाचक संज्ञा होगी बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा, लड़का लड़कपन, कड़वा कड़वाहट। इस तरह से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। तो आप ये जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है संज्ञा उपविषय से संबंधित, आप इसे बार बार देखें। कहीं भी आपको अगर कुछ समझ ना आ रहा हो या भ्रांति हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक आग्रह आपसे करना चाहूंगी, विनम्र निवेदन है मेरा आपसे कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, अटेंड